हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज का हमारा लेक्चर है प्यूरिटन एज। हम इससे पहले 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने किया था प्यूरिटन एज का पॉलिटिकल बैकग्राउंड। उसमें हमने देखा था कैसे कैसे प्यूरिटन एज का नाम आया और इनको क्या क्या बोला गया, सन ऑफ जॉन काल्विन। और जॉन काल्विन से क्या निकल कर आया था, काल्विनिज्म, जो अपने आप को बोर्न सिनर मानते हैं। फिर आते हैं हमारे ओलिवर क्रोमवेल, जो चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और ओलिवर क्रोमवेल आते हैं और प्यूरिटन एज एग्जिस्टेंस में आती है, जिसको एज ऑफ कॉमनवेल्थ या आयरन एज या प्रोटेक्टोरेट एज बोली जाती है। ठीक है, और फिर वो उसका एज मतलब 1649 से लेकर 1660 तक ये एज रहती है। ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने किया जॉन मिल्टन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें क्या था, उसमें हमने किया उनका कब उनका बर्थ होता है, कब डेथ होती है। बर्थ था 1608 में और डेथ होती है 1674 में। उनकी 3 मैरिज होती हैं। उनके जो फर्स्ट वाइफ है उनसे 3 बेटियां भी होती हैं। ठीक है, ऐसे। और फिर इनके इंपॉर्टेंट वर्क कौन से थे, लाइक लिसिडस था, ट्विन पोइम्स थी, एल एलिग्रो, इल पेंसरो, और फिर पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट, ये वर्क होते हैं उसके। और 2 कैमस भी थे, नहीं 2 वो थे उनके, क्या बोलते हैं उसका, मास्क। ठीक है, जो मैंने बताए थे मास्क क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ ड्रामा होते हैं। ये हमारा रिवीजन हुआ लास्ट 2 लेक्चर का। आज का हमारा लेक्चर है जॉन बनियान पे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट राइटर है हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका एक वर्क है जो बार बार पूछा जाता है, उसको अच्छे से करना है। चलिए आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करती हूँ। जॉन बनियान, इनका जो जन्म होता है 1628 में होता है और डेथ होती है 1688 में। ठीक है, वो एक प्रीचर थे। ठीक है, एक प्रीचर थे। हालांकि उन्होंने पहले प्रीचर बनने से पहले उन्होंने टिंकरिंग का भी काम किया। टिंकरिंग क्या होता है, बर्तन बनाने का काम। और उससे भी पहले वो पार्लियामेंट्रियन आर्मी में एज ए सोल्जर थे। फर्स्ट क्या होते हैं, पार्लियामेंट्रियन आर्मी में सोल्जर होते हैं, उसके बाद टिंकरिंग का काम करते हैं, और देन अपनी शादी के बाद उनकी प्रीचर बन जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि शादी के बाद वो प्रीचर बन जाते हैं। प्रीचर क्या होते हैं, जो लाइक सरमन हमारे, हाँ सरमन क्या बोल सकते हैं उसको, सरमन को क्या बोलते हैं, आप समझ गए होंगे। हिंदी में आप देख लेना एक बारी, अगर याद आता है तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ सरमन क्या होता है। तो रिलीजियस स्पीच होती हैं ये। ठीक है, वो ये सरमन, इसको लोग सरमन्स देते थे। ठीक है, इस वजह से ये प्रीचर बोले गए हैं। और क्या होता है, इनकी जो वाइफ होती है ना, इनकी जब शादी होती है तो इसकी वाइफ दहेज में 2 बुक्स लाती हैं। उनको पढ़ने के बाद इनको फील होता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, लाइक बाइबल जैसी कुछ थिंकिंग आ जाती है। बाइबल के जो अच्छी बातें होती हैं वो इसके दिमाग में घर कर जाती हैं और वो उनको प्रीच करते थे। ठीक है, रिलीजियस स्पीचेस देते थे। और क्या होता है, और इनका जो होम टाउन क्या है, एक मिनट, होम टाउन है इनका एल्स्टो। कौन सा है, एल्स्टो नियर बेडफोर्ड, ये जगह का नाम है। और ये यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कई राइटर्स का मैं बताती हूँ कहाँ पे जन्म हुआ है कहाँ पे नहीं, कहीं का नहीं बताती क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं होता। और बेडफोर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रीचर थे। ठीक है, और उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये प्रीचर बनते हैं, सॉरी, जिस टाइम पे ये प्रीचर बनते हैं उस टाइम पे क्या होता है, एक कन्वेंटिकल एक्ट होता है 1664 में। 1664 में मतलब वो एज तो चेंज हो चुकी है ना, 1660 के बाद हमारी रेस्टोरेशन एज आ जाती है, चार्ल्स सेकंड आ जाते हैं, मतलब मोनार्की आ जाती है। और प्यूरिटनेज नहीं, मतलब जो कॉमनवेल्थ पीरियड था वो खत्म हो जाता है। ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है 1658 में। और ये 1664 में जब कन्वेंटिकल एक्ट होता है ना, उस टाइम पे प्रीच कर रहे होते हैं। और वो एक्ट क्या था, वो एक्ट ये था कि आप अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है आप प्रीच नहीं कर सकते, या फिर जो रिलीजियस जो गैदरिंग है सिर्फ चर्च ऑफ इंग्लैंड में ही होनी चाहिए। मतलब जो इंग्लैंड की जो चर्च है ना मेजर, उसके अंदर ही रिलीजियस एक्टिविटी हो सकती है। उसके लिए आप बाहर गैदरिंग नहीं कर सकते, मोर देन 5 पीपल, 5 आदमी से ज़्यादा आप बाहर इकट्ठे नहीं हो सकते रिलीजियस पर्पज के लिए। ये था वो कन्वेंटिकल एक्ट। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ना, आप प्रीच नहीं कर सकते। ठीक है, ये था।
तो उसको क्या और क्या बोला है उनको, इनको बोलते हैं, इन्होंने नॉन कन्फॉर्मिस्ट ग्रुप इन बेडफोर्ड, नॉन कन्फॉर्मिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद ये प्रीचर बनते हैं। कुछ तो इनके ऊपर असर था, जो इनकी वाइफ 2 बुक्स लाती है, ठीक है, उन बुक्स का नेम होता है प्लेन मैन्स पाथवे टू हेवन और दूसरी होती है प्रैक्टिस ऑफ पाइटी। ये 2 बुक्स लेके आती हैं, कुछ तो उन बुक्स का असर होता है इस पे, और कुछ ये इस ग्रुप की बातें इसको पसंद आने लगी और ये उस ग्रुप में शामिल हो जाता है। और ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे कौन, ये वही थे जो इंग्लिश, एक मिनट मैं रेस करती हूँ, इंग्लिश डिसेंटर्स, इंग्लिश सेपरेटिस्ट और नॉन कन्फर्मिस्ट और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, ये सभी एक ही बंदे थे, ठीक है। इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। प्रोटेस्टेंट से समझो इनको सबको। प्रोटेस्टेंट कौन थे ये जो मोनार्की के अगेंस्ट थे ना इंग्लिश सिविल वॉर में, वो थे ये जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को अपोज कर रहे थे, जिन्होंने प्यूरिटन उसको सपोर्ट किया है, ठीक है, प्यूरिटन आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया है, वो थे ये प्रोटेस्टेंट जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ थे। कौन कौन थे ये? नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे, इंग्लिश डिसेंटर्स, इंग्लिश सेपरेटिस्ट और नॉन कन्फॉर्मिस्ट कौन थे? ये प्रोटेस्टेंट ही थे, जो इसके जो चर्च के रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट हो गए थे, उसको मानना वो इनको मान्य नहीं थे, ठीक है। ये था इनका जो बैकग्राउंड था, जो हमारे जॉन बनियान है, ये इनका बैकग्राउंड था। भाई कौन थे ये? एक प्रीचर थे। और सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये सबसे पहले पार्लियामेंट्रियन आर्मी में होते हैं, सोल्जर होते हैं, उसके बाद टिंकरिंग का काम करते हैं और लास्ट में जाके प्रीचर बनते हैं। इनके विलेज का नेम था एल्स्टो नियर बेडफोर्ड में एक, मैं बता रही थी जहाँ से कन्वेंटिकल एक्ट हमारा स्टार्ट होता है, तो वो क्या होता है, उस जो कन्वेंटिकल एक्ट की वजह से इनको जेल हो जाती है, क्योंकि ये प्रीचर थे, नॉन कन्फर्मिस्ट ग्रुप इन्होंने ज्वाइन कर लिया था और इनको बैन था प्रीच करना, आप भाषण नहीं दे सकते, रिलीजियस स्पीच नहीं दे सकते, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये मानते नहीं है, तो इनको जेल हो जाती है अकॉर्डिंग टू कन्वेंटिकल एक्ट, उसके अकॉर्डिंग इनको जेल हो जाती है 12 साल की। क्लियर? और कहाँ पे डाल दिया जाता है इनको? बेडफोर्ड प्रिजन, वहाँ पे डाल दिया जाता है। और ये सारी स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? ये सारी स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब इनको जेल में डाल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कन्वेंटिकल एक्ट 1664, वहाँ पे ये 2 वर्क्स लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मतलब हमेशा ही पूछे जाते हैं नेट में। कोई पेपर ऐसा होगा जहाँ पे पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस पूछा नहीं गया है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कभी पूछा नहीं गया, ऐसा कोई पेपर नहीं है नेट का, चाहे उसकी क्रोनोलॉजी पूछे, चाहे उसके करेक्टर्स पूछे, या कोई उसमें बहुत सारे प्लेस आते हैं, जगह के नाम आते हैं, चाहे कुछ भी पूछे, मतलब आता जरूर है यहाँ से जॉन बनियान के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से, या फिर जॉन बनियान से ही कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं। और जो मैंने अभी स्टोरी बताई है, ये जेल में चले गए थे, जेल में जाने के बाद ये 2 वर्क लिखते हैं, ग्रेस अबाउंडिंग ऑफ चीफ ऑफ सिनर्स, और दूसरा वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। कब लिखते हैं? जब इनको 12 साल की सजा हो जाती है, ठीक है। और जो ग्रेस अबाउंडिंग की पब्लिकेशन है 1666 और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की है 1678। इसके सभी वर्क की जो पब्लिकेशन डेट है मस्ट, बहुत ज़्यादा मतलब नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है, और मस्ट रीड तो बस एक ही वर्क है इनका, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। बस इनका हल्की सी समरी देखनी है, वो मैं बता दूंगी सब कुछ, ठीक है। अभी बात करते हैं अब इनकी वाइफ के बारे में, जो मैं थोड़ा बहुत पहले भी बता चुकी हूँ। जो अपनी वाइफ को क्या बोलते थे ये? अ पायस यंग वूमेन। पायस क्या होती है? पवित्र। एक पायस यंग मैन बोलते हैं अपनी वाइफ को। और क्यों बोलते थे? क्योंकि ये मैरिज में 2 बुक्स लेके आती है जो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? प्लेन मैन्स पाथवे टू हेवन, प्रैक्टिस ऑफ पाइटी, ठीक है। इनके राइटर्स के अगर नाम देखने हैं वो भी देख लेना। जो आर्थर डेंट लिखते हैं प्लेन मैन्स पाथवे टू हेवन। लेविस बैलिल लिखते हैं प्रैक्टिस ऑफ पाइटी, ठीक है। अपनी वाइफ को क्या बोलते हैं? पायस यंग वुमेन। क्यों बोलते हैं? मतलब ये बैकग्राउंड हुआ इनका, और याद करने की चीज़ है यहाँ से सिर्फ ये 2 वर्क है, इसलिए इनकी वाइफ इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। फिर इनके वर्क, दूसरे वर्क आते हैं, ये सभी एलिग्रिकल है। एलिग्रिकल मीन्स एक आइडिया देते हैं, आइडिया दिया जाता है
किसी सिंबल्स के थ्रू, एलेग्री के थ्रू, लाइक चलो ये वर्क करूँगी ना मैं तब बताऊँगी इनको क्या होती है एलेग्री। वैसे मैं कई बार आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये होती हैं, सबसे पहले थी इनकी ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स, फिर आता है इनका वर्क द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, फिर आता है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। एक मिनट मैं रेज करती हूँ। फिर आता है लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन पब्लिश इन 1680। फिर आती है द होली वार 1682, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का सेकंड पार्ट 1684 में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 1678 में और फोर्थ पार्ट कब आता है 1684 में। चलो इनको दोबारा से हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रेस अबाउंडिंग। सिर्फ इसी टाइटल से भी पूछी जाती, ग्रेस अबाउंडिंग रिटन बाय जॉन बनियान, क्योंकि पूरा टाइटल तो इसका ये है ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर, लेकिन इतना भी पूछ लेते हैं कई बारी, ठीक है। तो ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर रिटन बाय जॉन बनियान पब्लिश इन 1666। और ये कि प्यूरिटन छोड़ो, सबसे पहले ये याद रखना है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है लेकिन कैसी है, स्पिरिचुअल है, और इसके साथ बाद में प्यूरिटन भी ऐड कर लेना। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। इसका सबटाइटल याद होना चाहिए। इसका सबटाइटल है अ ब्रीफ रिलेशन ऑफ एक्सीडिंग मर्सी ऑफ गॉड इन क्राइस्ट टू हिज पुअर सर्मन जॉन बनियान, ठीक है। ये इनका वर्क है, सबटाइटल याद रखना है इसका। और जो पब्लिकेशन डेट है और ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, रिटन ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट, जब वो जेल में थे उस टाइम पे इन्होंने ये लिखी थी। कितने साल की जेल होती है, 12 साल की। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, क्या बेस लेते हैं वो, कन्वेंटिकल एक्ट 1664 में, हाँ ये लिखा है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज़ टू कम। सिर्फ इतना ही टाइटल पूछा जाता है, मतलब पूरा ना लिख के इतना ही बोला जाता है, लेकिन आपको पूरा याद करना क्योंकि ये तो बहुत मस्ट रीड है, ठीक है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको अच्छे से याद कर लो लास्ट तक, इसके टाइटल तक। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ ये 1678 में पब्लिश होती है, क्रिश्चियन एलिग्री है। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ थियोलॉजिकल फिक्सन। ये थियोलॉजिकल फिक्सन है, ठीक है। फिक्शन क्या होते हैं, जो स्टोरी रियल नहीं होती, जो हमारी कल्पनाओं में होती है, मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता जो मैं बता रही हूँ। मतलब मैं बता रही हूँ, मतलब अगर मैं कोई फिक्सन लिख रही हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ मेरा ये वर्क है ना फिक्सन है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ये मेरी सोच पर आधारित है, कल्पित है, काल्पनिक है, ठीक है। तो ये थियोलॉजिकल फिक्सन है, धार्मिक फिक्सन है, ठीक है। और हाँ, इसकी काफ़ी कुछ ट्रांसलेशन हुई है, अराउंड 200 ट्रांसलेशन हुई है इस वर्क की, मतलब 200 लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन हुई है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो डच लैंग्वेज में होती है 1681 में, फिर जर्मन लैंग्वेज में होती है 1703 में, और फिर होती है स्वीडिश इन 1727 में, ठीक है। और इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ये कि फर्स्ट इंग्लिश नॉवल बोला जाता है इस वर्क को, मतलब है नहीं, बोलते हैं ऐसा। वो तो हमारे 4 व्हीलर्स आते हैं लास्ट में, हमारी जो अगस्टन एज आएगी वहाँ पे 4 व्हीलर्स ऑफ नॉवेल्स, मतलब जो नोवेल राइटिंग के जो 4 व्हीलर्स हैं, 4 राइटर्स हैं हमारे वहाँ पे, रिचर्डसन, फील्डिंग वगैरह, वहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे नॉवेल्स। लेकिन ये इसको बोला जाता है भाई यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी थी हमारे नॉवेल्स की, इसको फर्स्ट नॉवल रिटन इन इंग्लिश ऐसे बोल दिया जाता है। लेकिन फर्स्ट नॉवल होता है रियल में कौन सा होता है हमारा, लाइक रिचर्डसन का होता है, एमिलिया है शायद, एमिलिया नहीं है, एमिलिया शायद स्किप हो गया माइंड से, है उनका ही वर्क, मैं बाद में बताती हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश नॉवल बोलते हैं इसको। और जो रॉबर्ट मैकन है इस वर्क पे कमेंट करते हैं, वो बोलते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में अभी तक कोई ऐसा वर्क नहीं बना है जो इसका मुकाबला कर सके, पिलग्रिम प्रोग्रेस का जो कोई मुकाबला कर सके, ऐसा कोई वर्क लिखा ही नहीं गया है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैकन, ठीक है। फिर आते हैं हमारे, हाँ वो मैं बता चुकी हूँ क्योंकि इनको जेल हो जाती है कन्वेंटिकल एक्ट के अकॉर्डिंग। और फिर क्या होता है, ये वर्क लिखते हैं जब 12 साल तक जेल में रहते हैं ना, तो ये वर्क लिखते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। ठीक है, हमने देखा ना जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है कैसे कब पब्लिश होती है, क्या होता है। अभी बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की। हाँ, ये ना इनका जो वर्क है काफ़ी लेंथी है और ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट रीड है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। और इसकी स्टोरी बताऊंगी ना मैं, क्या पता आधा पौना घंटा तो मुझे यहीं पे लग जाए। मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप सिर्फ यहाँ पे ये कैरेक्टर्स लिख लो, ठीक है। इसकी स्टोरी दूसरी वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपको, वहाँ से सुन लेना। यहाँ पे सिर्फ ये याद रख लो, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये शेफर्ड्स होते हैं, ये जो हमारे सबसे पहले तो क्रिश्चियन होते हैं जो हीरो होते हैं यहाँ पे, फिर एक एवेंजलिस्ट होते हैं। आप इन सबको लिख लो, मैं वहाँ पे जो भी बोलूँगी किसका क्या रोल है इस वर्क में, वहाँ पे लिखते जाना। सभी का नाम लिख लो, ठीक है। मैं दोबारा से इसको डिस्कस करूँगी। ये प्लेस हैं, कौन से प्लेस आते हैं पिलग्रिम प्रोग्रेस में, जगह के नाम आते हैं, कैसे कैसे उसकी जर्नी। थोड़ा सा बता देती हूँ, पिलग्रिम प्रोग्रेस है क्या, जो क्रिश्चियन है उनकी जर्नी है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से लेके सेलेस्टियल सिटी तक। एक मिनट। सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं, और यहाँ पे एंड होती है जो हेवन भी बोला गया है, ठीक है। ऐसे लिख लेना, ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कई बारी कौन सा जो प्लेस है पिलग्रिम प्रोग्रेस में डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है। सबको याद करना है आपको, और जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं अपनी जो वीडियो बनाऊंगी ना जो समरी की, उसमें बता दूंगी आपको। अब बात करती हूँ मैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट मैंने बताया ना, पिलग्रिम प्रोग्रेस का सेकंड पार्ट भी आता है 1684 में। इसमें क्या होता है, उसमें क्रिश्चियन की जो जर्नी को डिस्कस किया गया है, कैसे वो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन को छोड़ के जाता है, कौन से प्लेस पे जाता है, और फिर लास्ट में वो हेवन पहुंच ही जाता है। उसके कंधों पर भार होता है, ठीक है। भार किस चीज़ का होता है, वो सिन पाप का जो भार उठाए हुए अपने कंधों पर, ऐसे स्टोरी होती है उसकी कुछ। और वो भार उसको पहले फील नहीं होता, लेकिन जब वो बाइबल पढ़ लेता है और एक एवेंजलिस्ट जो कैरेक्टर होते हैं उनसे बातें करने के बाद उसको वो भार फील होता है, और वो चाहता है मेरा ये भार उतर जाए मुझसे और मुझे मुक्ति प्राप्त हो। इसके लिए उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर ये अपने इनको बोलता है फैमिली मेम्बर को, आप मेरे साथ चलो, लेकिन सभी मना कर देते हैं। और फिर बाद में उनके जब वो पहुंच जाते हैं हेवन में, इनके फैमिली मेम्बर, इनकी वाइफ की जो वो है जो जर्नी है उसको सेकंड पार्ट में डिस्कस किया गया है। और कौन कौन होते हैं उसके साथ, जो उसकी वाइफ होती है वो तो पहुंच चुके हैं, जो क्रिश्चियन है वो तो पहुंच चुके हैं सेलेस्टियल सिटी में। अब क्रिश्चियना जो उनकी वाइफ होती है उसके 4 बेटे होते हैं, और एक उनकी नेबर होती है मर्सी, ये जाते हैं, इनकी जर्नी होती है। और ये उसी जगह से होते हुए जाते हैं जहाँ से हमारे क्रिश्चियन गए थे, जो प्लेस मैंने बताए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है किसकी जर्नी है, ये क्रिश्चियना की है, उसके 4 बेटे हैं और एक उनके साथ उनकी नेबर है, ठीक है। हाँ, और एक है यहाँ पे हीरो होते हैं ग्रेट हार्ट, ए सर्वेंट ऑफ इंटरप्रेटर, एक जगह का नाम आता है वहाँ पे, इंटरप्रेटर हाउस, ठीक है, जहाँ पे वो रुकते हैं हमारे क्रिश्चियन। तो उसमें एक उस घर का नाम है ना जो इंटरप्रेटर हाउस, उसमें एक सर्वेंट होता है, उनको हीरो बोला गया है इस पार्ट का, ठीक है। एक एक्स्ट्रा प्लेस आता है जहाँ से क्रिश्चियन नहीं जाता, लेकिन क्रिश्चियनिया इस जगह से होकर गुजरती है, वो है गायस इन, ठीक है। यहाँ से इतना ही आप पढ़ लेना इसको सारे को। और इम्पोर्टेंट है क्रिश्चियना, उसके बेटे और वो मर्सी, ठीक है। और पब्लिकेशन 1684 में। अभी बात करती हूँ मैं, नेक्स्ट वर्क है इनका, लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, पब्लिश इन 1680। ये इसका सबटाइटल है। सबटाइटल सभी वर्क के इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको ना थोड़ी समरी का पता चल जाता है। और ये क्योंकि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके सिर्फ टाइटल या सबटाइटल पढ़ने से ही आपको थोड़ी समरी का अंदाजा हो जाता है, और इतना ही इंपॉर्टेंट है इन वर्क से, ज़्यादा डीपली मत जाना। एन एनालिसिस, इसका सबटाइटल है लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन का, एन एनालिसिस ऑफ ए विकेड मैन्स लाइफ एज ए वार्निंग फॉर अदर्स, प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड इन ए फैमिलियर डायलॉग बिटवीन मिस्टर वाइजमैन एंड मिस्टर अटेंटिव मैन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा वर्क एक डायलॉग की फॉर्म में नहीं है ना। या फिर इतना तो ये भी क्वेश्चन मतलब टिपिकल बन गया, या फिर ऐसे बोल देंगे जो मिस्टर वाइजमैन एंड मिस्टर अटेंटिव के बीच में डायलॉग की फॉर्म में कौन सा वर्क है,
कैसे भी घुमा सकते हैं क्वेश्चन को, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और कुछ नहीं है। किसके बीच में डायलॉग, इट इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन मिस्टर वाइजमैन एंड मिस्टर अटेंटिव। ठीक है, इतना ही, और कुछ नहीं करना। सबटाइटल अच्छे से देख लेना, वहीं से स्टोरी क्लियर हो जाएगी। और पब्लिकेशन 1680 में। अब लास्ट वर्क है इनका होली वार। ठीक है, इसका ये पूरा नाम ही ऐसे है, इस वर्क का इतना लंबा नेम है, लेकिन पूछा कैसे जाता है हमेशा, होली वार रिटन बाय जॉन बनियान। इसको भी देख लो आप, इसका जो पूरा टाइटल देखोगे ना, यहीं से स्टोरी क्लियर हो जाएगी। होली वार मेड बाय किंग सदाई अपॉन डायबोल्स टू रिगेन द मेट्रोपोलिस ऑफ द वर्ल्ड और द लूजिंग एंड टेकिंग अगेन ऑफ द टाउन ऑफ मैनसोल्स। इसमें क्या है, जो किंग सदाई होते हैं ना, एक अपना टाउन बनाते हैं मैनसोल्स। ये मैनसोल क्या है, टाउन है। ये एक टाउन बनाते हैं किंग सदाई मैनसोल, जो एक परफेक्ट टाउन होता है, सब खुश होते हैं। लेकिन अचानक से डैबसोल, एक डेविल आता है और मैनसोल्स पर कब्जा कर लेता है, और अपनी सिटी का नाम मैनसोल को क्या कन्वर्ट कर देता है, क्या बोलता है उसको, डैबसोल्स। उसका कब्जा हो जाता है। फिर क्या होता है, जो किंग सदाई के जो बेटे होते हैं एम्यूल, वो आते हैं, वो इसको दोबारा से अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यही है स्टोरी में, डैबसोल और किंग सदाई। ठीक है, ये है क्या, ये टाउन है जो परफेक्ट है। पढ़ लेना आप यहाँ से। चलो एक बार मैं पढ़ देती हूँ। द होली वार इज द स्टोरी ऑफ मैनसोल्स, ए परफेक्ट टाउन बिल्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ इट्स बेनेवोलेंट क्रिएटर एंड लीडर किंग सदाई। आफ्टर बीइंग डिसीव्ड बाय द विकेड रूलर डायबसोल्स, जो इसका विकेड मतलब चालाक घटिया टाइप से इंसान, जो डायबसोल्स होता है वो इसका कंट्रोल ले लेता है, इसका जो टाउन होता है। द टाउन रिजेक्टेड द रूल ऑफ किंग सदाई, और जो कंट्रोल अब डायबसोल्स का हो जाता है तो किसके रूल को रिजेक्ट कर देते हैं, जो मैनसोल्स होते हैं। मैनसोल्स मीन्स मैनसोल के जो पीपल हैं, वो किंग सदाई को रिजेक्ट कर देते हैं, उसके रूल को मानने से मना कर देते हैं। और डायबसोल क्या है, डेविल। ठीक है, और डेविल के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। फिर क्या होता है, द रिजेक्ट द सदाई एंड फॉल्स डीप इनटू द मायर्स ऑफ सिन एंड डिस्पेयर। और क्या होता है, मतलब सिंस और डिस्पेयर, डार्कनेस छा जाती है उनके जो टाउन में। एज बैटल्स रेग अगेंस्ट गुड एंड इवल, द रिडेम्पशन ऑफ मैन सोल्स इज ओनली पॉसिबल थ्रू विक्ट्री ऑफ सदाईज सन। मतलब इसका उद्धार कैसे हो सकता है इस टाउन का, जो प्रिंस एम्यूनल के थ्रू ही हो सकता है। और इसमें क्या बोला जाता है, इट इज़ मतलब इसको ये भी बोला जाता है, इट इज़ ए स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। अच्छाई और बुराई के बीच में स्ट्रगल दिखाई गई है यहाँ पे। लाइक हमारे उसमें होता है ना, अभी अभी हमारा दशहरा गया है, ठीक है, उसमें था ना बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, तो इसमें भी ऐसे ही गुड एंड इविल इनके बीच में वो दिखाई गई है स्ट्रगल। ये हमारा लास्ट वर्क था। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, और जो हमारा पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसको मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी, उसकी स्टोरी अच्छे से बताऊँगी, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसका। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। बार बार जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।